वेलकम डियर स्टूडेंट। यंग डबल स्लिट टॉपिक को समझने के बाद अब हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन वाईडीएससी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। देखो, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां पर क्या है भाई। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां पर है, थोड़ा पैटर्न पे गौर करना है। यहां पर आप ये देख सकते हो कि सेंट्रल पर मैक्सिमा था, उसके पास में मिनिमा था, डार्क था, फिर ब्राइट था, फिर वापस आपके पास में डार्क था, फिर वापस आपके पास में डार्क, यहां पर ब्राइट और फिर यहां पर डार्क था। तो भाई जहां पे भी ब्राइट है वहां है 4I0 और जहां डार्क है वहां पर 0। तो यहां से समझी जाएगी ये बात। देखो, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, तो सेंट्रल ब्राइट फॉर्म होता है। हम ये जानते हैं कि सेंटर के आसपास जो डार्क फ्रिंज होती है, सपोज हम ऐसा समझते हैं कि मैं मान लो पहला जो आपके पास में सोर्स है S1, उस सोर्स से लाइट वेव जो आ रही है वो ये आ रही है E0 साइन ओमेगा टी, और S2 सोर्स से जो आ रही है वो आ रही है E2 साइन ओमेगा, E2 इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर हम ये बात जानते हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट इक्वेशन निकालेंगे। रिजल्टेंट इक्वेशन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से हमें क्या मिलेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी से हम क्या सीखेंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी से हम सीखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ रही है ना। वो समझने के बाद हम ये भी देखेंगे कि देखो अभी क्या हो रहा था, अभी ये हो रहा था कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था। पर जरूरी नहीं कि हमेशा एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। अगर मान लो एम्पलीट्यूड अलग अलग हो कि भाई एक जगह का E1 0 एम्पलीट्यूड, एक जगह का E2 0 एम्पलीट्यूड है, तब क्या होने वाला है, तब सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो है, तब एम्पलीट्यूड जो है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तब जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी तब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और तब जब मिनिमा होगा तब वो इंटेंसिटी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और इस बात को सीख। देखिए यहां पर हम ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास में सोर्स S था, ये आपके पास में S1 था, ये S2 था, ये पॉइंट P था। हमने यहां से इसे ज्वाइन किया है ना। यहां से जो वेव जा रही है, पहली वेव वो है E0 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव कितनी है, E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब समझना बच्चों, हम रिजल्टेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालें तो वो आएगा E1 प्लस E2, दैट विल बिकम E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, मान लो E0 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू होती है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2, कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू E0 आपके पास था, साइन सी ये रहा साइन सी प्लस साइन डी ये रहा साइन डी। साइन सी मतलब क्या है, साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय 2। तो सी कितना है, ओमेगा टी, डी कितना है, ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाय कितना आ गया 2, कॉस सी माइनस डी। सी माइनस डी मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइड बाय 2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आपके पास में E0 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू ये कैंसिल हुआ माइनस 5 बाय 2। अच्छा, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, जिनको नहीं पता वो सीख ले। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस 5 बाय 2 प्लस कॉस 5 बाय 2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं E0 कॉस 5 बाय 2 E0 कॉस 5 बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाय 2। और यहां पर एक और बात है बच्चों, यहां 2 आता है, 2 आता है तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 E0। तो यहां देखो ये क्या हो गया, ये टर्म जो हो गया ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो R कितना आ गया 2 E0 cos 5/2। हम जानते हैं
intensity is directly proportional to square of amplitude. Resultant intensity square of amplitude मतलब 4 E naught square cos square 5/2. रिजल्टेंट इंटेंसिटी E naught स्क्वायर को 4 I naught लिखते हैं और ये आ जाता है आपके पास में cos स्क्वायर 5/2. तो देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब क्या इक्वल हुआ, जब एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के कैसे थे, इक्वल थे, तब आया 4 I naught cos स्क्वायर 5/2. 4 I naught cos स्क्वायर 5/2 रिजल्टेंट इंटेंसिटी. तो वापस चेक कर लो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ गया, 4 I naught cos स्क्वायर 5/2. अगर देखो 5 0 हो गया, फेज डिफरेंस 0 हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया 4 I naught cos स्क्वायर 0 डिवाइड बाय 2. cos 0 + 1 होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई आपके पास में 4 I naught. लेकिन जब अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो देखो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ जाएगा. फाई की वैल्यू 180 कर लेते हैं हम लोग, 90 नहीं करते, 180. 4 I naught cos स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, और cos 180 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो आंसर आएगा 0. मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहां भी फेज डिफरेंस 180 से है, जब भी फेज डिफरेंस 0 से होता है, जब भी फेज डिफरेंस 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब भी फेज डिफरेंस 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव कब होता है, एक्चुअलिटी में 0 हो या n लैम्डा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, 2n + 1 पाई और 2n - 1 पाई. मान लो n की वैल्यू 1 रखा, तो 2 × 1 - 1 × पाई, तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे होता है मिनिमम. देखो डार्क इंटेंसिटी क्या है, 0, तो 0 से 4 I naught के बीच में इंटेंसिटी वेरी हो रही है. अब बच्चों अगर मान लो ऐसा होता कि भाई इससे जाने वाली वेव्स, कौन सी वेव्स, यहां से जाने वाली वेव्स, मान लेता हूं E1 है, यहां मान लेता हूं E2 है. E1 आपको दे रखा है E10 sin ओमेगा टी, E2 आपको दे रखा है E20 sin ओमेगा टी + 5. ठीक है, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कंडीशन जो आती है वो दी जाती है E10 स्क्वायर E20 स्क्वायर ट्वाइस E10 E20 cos phi. इसका डेरिवेशन बड़ा सा डेरिवेशन है जो मैं इंटरफेरेंस में बता भी चुका हूं, है ना, ये बात डिस्कशन हो चुका है. और 10 डेल जो आता है रिजल्टेंट, वो आता है E2 sin phi E10 + E20 cos phi. इसे ऐसा लिखा जाता है. अब देखो यहां पर भी वही वाली बात है, क्या है, इफ, क्या बोला गया, चेक करना ध्यान से. phi 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और phi 0 हुआ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा E10 स्क्वायर E20 स्क्वायर ट्वाइस E10 E20 cos 0. cos 0 कितना होता है, +1 होता है. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आएगा E10 + E20 का होल स्क्वायर. आर मैक्स की वैल्यू आएगी E10 + E20. अच्छा, फाई 180 डिग्री हो जाए, सो आर मिनिमम E10 का स्क्वायर E20 का स्क्वायर ट्वाइस E10 E20 cos 180 -1 आर मिनिमम का होल स्क्वायर E10 स्क्वायर E20 स्क्वायर माइनस ट्वाइस E10 E20. आर मिनिमम का स्क्वायर आता है E10 - E20 का होल स्क्वायर. मिनिमम में कैंसिलेशन होता है, यहाँ पे मॉड आ जाता है. तो मतलब हम ये कह सकते हैं एम्पलीट्यूड डायरेक्टली, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आएंगे दोनों के एम्पलीट्यूड के सम होंगे, मिनिमम जो आएंगे दोनों के डिफरेंस के इक्वल होंगे. और इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो निकल कर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, सो IR I10 I20. देखो मैं बता भी देता हूं आप लोगों को, कंफ्यूजन ना हो. स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इक्वल टू आ जाएगा K
हाँ ये कह लीजिए आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के आर आई आर। अच्छा E1 0 स्क्वायर कितना आ जाएगा के आई वन। E2 0 स्क्वायर कितना आ जाएगा के आई टू। अब इसकी मदद से आप निकालने जाओगे है ना, तो आप कैसे निकाल लोगे? आप E1 0 लिख पाओगे के रूट आई वन, E2 0 लिख पाओगे रूट के रूट आई वन, रूट के रूट आई टू। अब देखो यहां पर आर स्क्वायर क्या लिखा, आर स्क्वायर क्या लिख पाओगे? देखो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया E1 0 का स्क्वायर E2 0 का स्क्वायर ट्वाइस E1 0 E2 0 cos phi। सो आर स्क्वायर के प्लेस पे के आई आर के आई 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, अब E2 0 को क्या लिख पाएंगे? ट्वाइस रूट के 1 0 रूट के 2 0 cos phi। हर जगह से आई आर I1 0 I2 0, यहां से रूट के क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 रूट I1 0 रूट I2 0 cos phi। और बच्चों डिफरेंट फाई की वैल्यूज के लिए आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि ये बातें वहां पर टेक्स्ट बुक में लिखी नहीं गई है, फिर भी मैंने आपको बता दी है, महाराष्ट्र सीटी के नजरिए से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकाला जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।